रात का पहला पहर गुजर चुका था। हारिस के गांव पर नींद का गलबा था। उसके घर से 3 घोड़े निकले। एक पर सैफुद्दीन सवार हुआ, दूसरे पर हारिस और तीसरे पर दाऊद। इन दोनों के हाथों में पर्चियां थीं जो उन्होंने फौजी अंदाज से अमूदी पकड़ रखी थीं। इन्हें अलविदा कहने के लिए हारिस का बाप, बहन और बीवी दरवाजे के बाहर खड़ी थीं। हारिस के हाथ में मशल थी। सैफुद्दीन फौजी पर नजरें जमाए हुए था और फौजी दाऊद को टिकटिकी बांधे देख रही थी। उसने सैफुद्दीन की और अपने भाई की भी मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया था। खुदा हाफिज की आवाजें सुनाई दी और तीनों सवार चल पड़े। घोड़े तारीकी में रूपोश हो गए। फौजी उनके टाप सुनती रही। जूं जूं टाप वो धीमे होते गए, फौजी के कानों में दाऊद की आवाज बुलंद होती गई। राह हक के मुसाफिरों की शादियां आसमानों में हुआ करती हैं, उनकी बारातें कहकशां के रास्ते जाया करती हैं। वो जब अंदर जाकर सोने के लिए लेटी तो भी उसके गिर्द दाऊद के यही अल्फाज गूंज रहे थे। अचानक सवाल उसके ज़हन में आया, क्या मैं दाऊद के साथ शादी करना चाहती हूँ? वो शर्मसार सी हो गई। फिर उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। उसे दाऊद के ये अल्फाज याद आए, रास्ते में खून की नदी भी है जिस पर कोई पुल नहीं। उसके ज़हन में खून मौजे मारने लगा। शादी एक बेकार सा ख्याल बनकर ज़हन से निकल गया। सैफुद्दीन और उसके मुहाफिजों ने रात सफर में गुजार दी। सुबह तुलू हुई तो सैफुद्दीन आगे आगे जा रहा था। दाऊद और हारिस इतना पीछे थे कि उनकी बातें सैफुद्दीन के कानों तक न पहुंच सके। घोड़ों के कदमों की आवाजें भी थीं। मालूम नहीं तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? हारिस ने झुंझलाकर दाऊद से कहा, या हम इसे कत्ल करके लाश कहीं दबा दें तो किसी को हम पर कत्ल का शक नहीं हो सकता। उसे जिंदा रखकर हम इसकी पूरी फौज को कत्ल करा सकेंगे। दाऊद ने कहा, ये मर गया तो इसकी फौज की कमान कोई और ले लेगा। मुझे राज मालूम करना है, तुम अपने आप को काबू में रखो। दोपहर से कुछ पहले इन्हें हलब के मीनार नजर आने लगे। इससे अलग हटकर अल मुबारक का सब्जाजार था जहां कुदरती चश्मे थे। इस जगह के करीब पहुंचे तो सैफुद्दीन का वो कमानदार जो अल मुल्कुल साले के लिए उसकी मुलाकात का पैगाम लाया था दौड़ता आया। उसने बताया कि अल मुल्कुल साले इंतजार कर रहा है। अल मुबारक के सब्जाजार में दाखिल हुए तो अल मुल्कुल साले के 2 सलार इस्तकबाल के लिए खड़े थे। उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उसके लिए चश्मे के किनारे खैमा नस्ब किया जाए। वो इसी जगह क्याम करना चाहता है। तारीख में इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि उसने शहर में अल मुल्कुल साले के महल में जाना क्यों पसंद नहीं किया। उसने दाऊद और हारिस को अपने साथ रखा। उसके लिए नहायत खुशनुमा और खुशादा खैमा नस्ब कर दिया गया। मुलाजिम भी आ गए और खैमे ने वहां महल का मंजर बना दिया। अल मुल्कुल साले ने उसे किले में रात के खाने पर मदऊ किया और वही मुलाकात तय पाई। शाम को सैफुद्दीन और अल मुल्कुल साले की मुलाकात हुई। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी यादाश्तों में लिखा है कि इस मुलाकात को इन अल्फाज में बयान किया गया, आखिरकार ये तय पाया कि अल मुल्कुल साले और सैफुद्दीन वाली मूसल की मुलाकात हो गई। मुलाकात किले में हुई जहां अल मुल्कुल साले ने सैफुद्दीन का इस्तकबाल किया। सैफुद्दीन ने कमसिन शहजादे को गले से लगा लिया और रो पड़ा। मुलाकात के बाद सैफुद्दीन अपने खेमे में चला गया जो चश्मा अल मुबारक के पास था। वहां उसने बहुत दिन क्याम किया। 2 वाक़े निगारों ने जो कवायद कलमबंद किए थे इस तरह है कि सैफुद्दीन ने अल मुल्कुल साले को कहा, उसने उसके पैगाम का जवाब नहीं दिया। अल मुल्कुल साले हैरान हुआ। उसने बताया कि उसने दूसरे ही दिन तहरीरी जवाब भेज दिया था जिसमें उसने लिखा था, आप फिक्र न करें, सुलह का मुआहदा महज धोखा है जो वक्त हासिल करने के लिए सुल्तान अय्यूबी को दिया गया है। मुझे आपका कोई पैगाम नहीं मिला। सैफुद्दीन ने कहा, मैं तो इस पर परेशान था कि आपने सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ सुलह का मुआहदा करके गलती की और हमें धोखा दिया है। अल मुल्कुल साले के साथ इसके 2 सलार भी थे। उन्होंने उस वक्त उस आदमी को बुलाया जिसे पैगाम दिया गया था। उसने बताया कि कासद कौन था। कासद को बुलाने गए तो मालूम हुआ जिस रोज वो पैगाम लेकर गया था उस रोज के बाद किसी को नजर नहीं आया। इससे तला पर भाग दौड़ शुरू हो गई। कासद का कुछ पता न चला। किसी को यह भी मालूम न था कि वो कहाँ का रहने वाला है। वो कहीं अकेला रहता था। वहां उसका सामान पड़ा है, वो खुद नहीं था। ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। इतना अहम पैगाम सलाउद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा दिया गया है। ये मामला अल मुल्कुल साले के सलीबी मशीरों तक पहुंचा तो उन्होंने ये फैसला दिया, कासद सलाउद्दीन अय्यूबी का जासूस था या सैफुद्दीन की तरफ जाते हुए कासद अय्यूबी के जासूसों या छापा मारों के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया गया होगा
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی نے جنگی تیاریاں تیز کر دی ہوں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ حملے میں پہل کر دے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تینوں فوجوں کو فوراً اکٹھا کیا جائے اور ایوبی پر حملہ کر دیا جائے۔ صلیبی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ جاری رہے۔ ایک ہی دن میں موصل اور حرن پیغام بھیج دیے گئے، افواج جس حالت میں بھی ہیں حلب پہنچے۔ حرن کے امیر گمشتگین نے کچھ پس و پیش کی، لیکن سب کے درمیان بیٹھ کر وہ کھلی مخالفت نہ کر سکا۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا تینوں افواج ایک ہائی کمانڈ کے تحت ہوں گی اور سپریم کمانڈر سیف الدین ہوگا۔ گمشتگین نے اپنی فوجیں تو شامل کر دیں، لیکن خود حلب میں رہنا پسند کیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ سیف الدین کے ماتحت نہیں رہنا چاہتا۔ 2-3 دنوں میں تینوں فوجیں حلب میں جمع ہو گئیں۔ صلیبیوں نے اسلحہ اور سامان بھی بھیج دیا۔ انہوں نے مزید سامان کا وعدہ بھی کیا اور افواج کو کوچ کرا دیا۔ حملے کا پلان عجلت میں بنایا گیا تھا۔ کوچ کو پوشیدہ رکھنے کے لیے نقل و حرکت رات کو کی گئی، دن کو پڑاؤ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ یہ انتظام بھی کیا گیا کہ چھاپہ ماروں کی خاصی تعداد کوچ کے راستے دائیں بائیں اس ہدایت کے ساتھ پھیلا دی گئی کہ کوئی مسافر بھی نظر آئے اسے پکڑ کر حلب بھیج دو تاکہ فوج کا کوچ خفیہ رکھا جائے۔ کوچ سے پہلے سیف الدین نے داؤد اور حارث کو بلایا، انہیں شاباش دی اور کہا انہوں نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا ہے، جنگ کے بعد انہیں ترقی ملے گی اور انعام بھی۔ اس نے حارث سے کہا تمہاری بہن کا میرے سر پر ایک قرض ہے، اس کے سامنے اس وقت جاؤں گا جب میں یہ فرض ادا کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ حارث کو حیرت میں دیکھ کر اس نے کہا فوجی نے کہا تھا صلاح الدین ایوبی کی تلوار لے کر اس گھوڑے پر سوار ہو کر آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ حارث میں اگر فاتح واپس آیا تو تمہاری بہن موصل کی ملکہ ہوگی انشاءاللہ۔ حارث نے کہا ہم آپ کو فاتح لائیں گے، کیا تینوں فوجیں اکٹھی جا رہی ہیں؟ ہاں سیف الدین نے جواب دیا، اور میں تینوں کا سلار اعلی ہوں۔ زندہ باد، داؤد نے کہا۔ اب بھاگنے کی باری صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ داؤد اور حارث نے غلامانہ انداز سے جوشیلی باتیں کر کے اور فوجی کا نام بھی بار بار لے کر اس سے پلان کا خاکہ بھی معلوم کر لیا اور نقل و حرکت کا انداز بھی پوچھ لیا۔ تم دونوں اپنی فوج میں چلے جاؤ، سیف الدین نے کہا۔ میرا محافظ دستہ آ گیا ہے، میں تم دونوں کو ہمیشہ یاد رکھوں۔